नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पंजाब में बिक रहा था 15 रुपए किलो आलू, अब हुआ 5 रुपए किलो। वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। छत्तीसगढ़ में किसानों के टेंशन खत्म, जमीन की सिंचाई के लिए नहरों से छोड़ा गया पानी। कर्ज लिया लेकिन चुकाया नहीं तो बैंकों ने थमा दिया नोटिस। उत्तर प्रदेश में नीलाम होंगे किसानों के खेत। दो भाइयों ने शुरू की फूलों की स्मार्ट खेती, सालाना कमा रहे करोड़ों का मुनाफा। प्रधानमंत्री ने वीडियो के जरिए जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। खेती के लिए बिजली नहीं मिलने पर टोंक में हंगामा, सड़कों पर उतरे ग्रामीण। घास फूस से बने बायो फर्टिलाइजर और आलू उत्पादन की नई तकनीक भेजी जाएगी लैब, होगी जांच। कपकपाती ठंड में भी धरने में बैठे हैं किसान, मांगी पूरी न होने तक चलेगा संघर्ष। अमेरिका में किसानों के मृत शरीर की बनेगी खाद, 5 राज्यों में शुरू हुआ ह्यूमन कंपोस्टिंग। पश्चिम बंगाल के बच्चे अब स्कूल में खाएंगे चिकन और फ्रूट, सरकार ने जारी किए 371 करोड़ रुपए। जीएम सरसों को लेकर बड़ा विवाद, उठ रही रोक की मांग। उत्तर प्रदेश में आलू को देसी शराब पिला रहे किसान। खाद्य तेलों की कीमतों में आएगी गिरावट, सामने आई बड़ी वजह। कम खर्च में मसालों का बम्पर प्रोडक्शन, सरकार दे रही 40% की सब्सिडी, जल्द करें आवेदन। जैविक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहा राजस्थान का किसान। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। आलू उत्पादक अब नए संकट से परेशान हैं। दरअसल पंजाब में आलू के दामों में गिरावट हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश से पंजाब पहुंचे आलू ने पंजाब के आलू के दाम गिरा दिए हैं। जानकारों का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश से पंजाब में जो आलू की खेप पहुंच रही है वह अच्छी क्वालिटी की है। खुद पंजाब के लोग भी उत्तर प्रदेश के आलू को बड़ी चाव से खा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आलू की बड़ी खेप पंजाब पहुंची है और इसकी वजह से पंजाब के आलू के दामों में गिरावट आई है। पंजाब का आलू कुछ दिन पहले तक 12 से 15 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, अब इसकी कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गई है। पंजाब के आलू उत्पादकों को एक और नुकसान उठाना पड़ा है। जानकार बताते हैं कि पंजाब का आलू खाने में स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के आलू ने बाजी मार ली है और इसी कारण से पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में भी उत्तर प्रदेश का आलू पसंद किया जा रहा है। देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वैसे तो इस ठंड में पानी की उतनी अधिक जरूरत नहीं होती है, लेकिन ठंड के साथ पड़ रहे पाले के कारण फसलें बर्बाद होने लगी हैं और इन्हें बचाने के लिए पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि पाले से बचाव के लिए सिंचाई सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन उन किसानों के सामने दिक्कत आ रही है जिनके पास पानी का साधन नहीं है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐसे ही किसानों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जल संसाधन विभाग कांकेर ने मयाना जलाशय, चारामा और परलकोटा जलाशय कापसी से नहरों में पानी छोड़ दिया है। जल्द ही पानी किसानों के खेत के पास तक पहुंच जाएगा और सिंचाई के लिए भी बंदोबस्त विभागीय स्तर से किए जा रहे हैं। जिले में कुल 68 लघु योजनाओं के 36 एनीकट और स्टॉप डेमो से भी पानी छोड़ा जा रहा है। आपदाएं किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ देती है और इस खरीफ सीजन में बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों को खूब परेशान किया है। किसानों की लाखों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई बार किसान वाकई परेशान होते हैं और बैंक से कर्ज लेते हैं, जबकि कई बार किसान फ्रॉड कर भी बैंकों से कर्ज ले लेते हैं। हालांकि ये जांच का विषय रहता है। अब ऐसे ही कर्ज के जाल में उत्तर प्रदेश के किसान फंस गए हैं। उनकी जमीन नीलाम होने तक नौबत आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगरा में किसानों के कर्जा न चुकाने पर खेत नीलाम होने की स्थिति आ गई है। सहकारी ग्राम विकास बैंक ने खेरगढ़ा में 45 किसानों को नोटिस भी जारी कर दिया है। अब बैंक ने पहले ही इन किसानों की भूमि बंधक बना रखी थी। 8 जनवरी को खेरगढ़ा तहसील परिसर में खेतों की नीलामी की जाएगी और नीलामी से मिलने वाली रकम से बैंक पहले मूलधन और ब्याज काटेगा, उसके बाद बची हुई रकम किसानों को वापस दे दी जाएगी। फूलों की खेती से अगर कोई सालाना करोड़ों का मुनाफा कमाने की बात कहे तो इस पर शायद ही आपको यकीन होगा, लेकिन ऐसा कर दिखाया है हापुड़ के तिगरी गांव के रहने वाले दो भाई श्रद्धानंद और तहसीन ने। किसान श्रद्धानंद गांव में रहकर फूलों की खेती करते हैं। वह तहसीन खेती के साथ फूलों की दिल्ली में मार्केटिंग करते हैं और ये दोनों भाई मिलकर फूलों की कमाई से आज करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने दिल्ली में फूलों को बचाने के लिए एक कंपनी भी खोली है। किसान तहसीन बताते हैं कि वह 6 से 7 तरह के फूलों की खेती करते हैं। साथ ही वह जिप्सोफिला फूल की खेती करते हैं, जिसकी 30 से 35 रुपए की एक पौधे की कीमत मानी जाती है। 1 एकड़ में 25,000 पौधे लगाए जाते हैं। शादियों के सीजन में इसके फूल की काफी मांग रहती है और इससे वे लाखों का मुनाफा कमा लेते हैं। इस फूल की खेती ठंड में की जाती है और अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये फूल बेहद बिकता है। अक्टूबर में इस फूल को बोया जाता है।
जो फरवरी से मार्च तक चलता है। जिप्सोफिला की खेती की जाए तो एक साल में 1 एकड़ में आराम से 20 से 21 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से जल संरक्षण के विषय पर राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन का विषय वाटर विजन 2047 था और फोरम का उद्देश्य सतत विकास और मानव विकास के लिए जल संसाधनों के दोहन के तरीकों पर चर्चा के लिए प्रमुख नीति निर्माताओं को एक साथ लाना था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जल सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों पर प्रकाश डालते हुए देश के जल मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डाला और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है और जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाटर विजन 2047 अमृतकाल की अगली 25 वर्षों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस समिट में हर एक के अनुभव को साझा करेंगे, बहुत ही सार्थक चर्चा होगी, निश्चित कार्य योजना बनेगी और एक संकल्प बन करके आप इसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हर राज्य अपने राज्य के नागरिकों की सुख सुविधा के लिए नागरिकों के कर्तव्य पर भी बल देते हुए और सरकार का पानी के प्रति प्राथमिकता वाला काम अगर हम करेंगे तो मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए हम एक बहुत आशाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। निवाई विधानसभा क्षेत्र के गांव ललवाड़ी में किसानों ने विद्युत निगम के जीएसएस पर जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हनुमान चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को समय पर बिजली नहीं दी जा रही थी और खेती करने के लिए बिजली की कटौती की जा रही थी। क्षेत्र में पावर कम, बिजली की आपूर्ति कम देने और बिजली कर्मचारियों द्वारा समय पर फोन न उठाने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण दोपहर करीब 12:30 बजे एकत्रित हुए। किसानों ने जीएसएस कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जेईएन नीरज और एईएन प्रियंका शर्मा मौके स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों को देखकर ग्रामीणों का भारी गुस्सा फूटा और अधिकारियों के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे और इस दौरान गाँव सिरोही, सिदरिया, नायगांव, ललवाड़ी सहित अन्य गाँव के सैकड़ों किसान मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक अधिकारियों और ग्रामीणों से चर्चा की गई, जिसमें लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत किया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बनी घास फूस से बनी बायो फर्टिलाइजर और आलू के उत्पादन की 56 इंच की नई तकनीक किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। दरअसल जिले के किसान मेवालाल ने इसे तैयार किया है। तो वहीं बायो फर्टिलाइजर को देखने कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज सिन्हा, कृषि सचिव योगेश कुमार, विदेश व्यापार के कृषि सचिव अनुराग यादव पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने नई तकनीक की विधि को विस्तार से जाना। उन्होंने कहा कि बायो फर्टिलाइजर पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर लैब भेजी जाएगी, जिससे कि प्रदेश के अन्य किसानों को भी इस तकनीक का लाभ दिया जा सके। आपको बता दें कि टीम ने हर ब्लॉक के ग्राम पंचायत दौलतपुर में पद्मश्री प्रगतिशील किसान रामचरण वर्मा की 56 इंच की नई तकनीक से की जा रही आलू की खेती को भी देगा। जानकारी के मुताबिक किसान रामचरण ने अपने खेतों में आलू, केले, टमाटर और स्ट्रॉबेरी की खेती की है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के अन्य किसानों से वैकल्पिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। तो वहीं पंजाब के फजलिका में किसान बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इन दिनों देश के अधिकतर हिस्सों में खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन किसान संघर्ष कमेटी की ओर से डीसी कार्यालय और टोल प्लाजा पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल प्लाजा पर किसानों ने रास्ता बंद कर दिया है, जिससे कि लोग बिना टोल दिए ही वहां से गुजर रहे हैं। तो वहीं डीसी कार्यालय में किसानों ने तंबू भी गाड़ लिए हैं ताकि वह शीतलहर की चपेट में न आए, जिससे कि अब ये साफ हो रहा है कि किसान मांग पूरी किए बगैर हटने वाले नहीं हैं। और इसी बीच किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज हो सकता है। आपको बता दें कि किसान 15 दिसंबर से मामू जोया टोल प्लाजा FF रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं डीसी कार्यालय के पास कड़ाके की ठंड में भी रात में धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे धरना खत्म नहीं करेंगे। आधुनिक युग में नई नई तरीकों से खाद बनाई जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अब मानव शवों से खाद बनाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। अंतिम मानव शव की खाद बनाने की प्रक्रिया को ह्यूमन कंपोस्टिंग कहते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मृतक मानव शव का अंतिम संस्कार के लिए इको फ्रेंडली तरीकों को मंजूरी दे दी गई है।
इको फ्रेंडली तरीके से मानव शव को नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे मानव शव सॉफ्ट टिश्यू यानी कि नरम ऊतक खाद जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया में लगभग 30 दिनों का समय लगता है। जानकारों की माने तो मानव शव से उपजाऊ मिट्टी बनाने के इस तरीके को सुरक्षित माना गया है। अब मानव शव की खाद से अधिकांश पैथोजेंस यानी रोगजनक नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही बीमारियां हैं जिनसे मनुष्य की अगर मौत हो जाती है तो उसके शव को मिट्टी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले जनवरी से अप्रैल तक मिड डे मील में चिकन और मौसमी फल शामिल करने के लिए 371 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत फिलहाल मिड डे मील में दान किए जा रहे चावल, आलू, सोयाबीन और अंडे के चावल 4 महीने तक हर सप्ताह चिकन और मौसमी फल प्रदान किए जाएंगे। स्कूल विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हालांकि अप्रैल के बाद ये प्रावधान जारी रहने की संभावना नहीं है। जानकारी के अनुसार जनवरी की अधिसूचना के तहत प्रत्येक छात्र को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने पर प्रति सप्ताह 20 रुपए की राशि खर्च की जाएगी और ये प्रक्रिया 16 सप्ताह तक चलेगी। राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 1.16 करोड़ से अधिक छात्र मिड डे मील के लाभार्थी हैं और इस पर होने वाला 60% खर्च राज्य सरकार जबकि 40% खर्च केंद्र सरकार उठाती है। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का विरोध करने वाले और गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने रिपोर्ट जारी कर जीएम सरसों के मूल्यांकन और उसे मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। द कोलिएशन ऑफ जीएम फ्री इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएम सरसों की मंजूरी और पूर्व मूल्यांकन के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी शामिल नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट पर फिलहाल पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पर्यावरणीय परीक्षण शुरू होने से पहले इस गठबंधन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर परीक्षणों को रोकने के निर्देश की मांग की है। जीएम विरोधी कार्यकर्ताओं और किसानों के अनुसार जीएम सरसों खरपतवार नाशक के प्रति सहनशील फसल है, लिहाजा इस पर जहरीले रसायनों का छिड़काव करने से इसका सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। उनका ये भी तर्क है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और भारतीय कृषि की स्थितियों के अनुकूल नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भयंकर सर्दी बढ़ रही है। इटावा जिले में 3 से 5 डिग्री के बीच तापमान बना हुआ है और इससे फसलों को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। किसान आलू, सरसों और गेहूं की फसल को लेकर चिंतित है। किसानों को इसी परेशानियों के बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। किसान आलू की फसल को झुलसा रोग से बचाने के साथ ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए देसी शराब का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। किसान आलू की फसल में देसी शराब को पानी में मिलाकर छिड़काव कर रहे हैं। किसानों का ऐसा मानना है कि इसको फसलों से बचाया जा सकता है और साथ ही आलू का साइज भी बड़ा होने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में कृषि उप निदेशक R.N. सिंह का कहना है कि फसलों पर शराब का इस्तेमाल घातक हो सकता है। इससे फसल को नुकसान तो होगा ही और उत्पादन के बाद आलू का सेवन भी नुकसानदायक होगा। किसानों को फसल में शराब के इस्तेमाल से बचना चाहिए। देश में खाद्य तेलों के दामों में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस साल सरसों की फसल का रकबा बढ़ा है और इससे उपज में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार उपज में 6% की वृद्धि की संभावना है। इस साल सरसों का उत्पादन 125 लाख टन तक पहुंच सकता है अगर जनवरी का मौसम बेहतर रहता है और तापमान में इस कदर गिरावट ना हो कि पाला पड़ने लगे तो सरसों की बम्पर उपज हासिल की जा सकती है। तो वही राजस्थान के भरतपुर स्थित डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड मस्टर्ड रिसर्च के डायरेक्टर पीके राय कहते हैं कि अभी तक सरसों की फसल के लिए मौसम सही जा रहा है, फसल पर कीटों का असर नहीं है और अगले महीने की पहले सप्ताह से सरसों की उपज निकलना शुरू हो जाएगी। इस साल 125 लाख टन सरसों की पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 साल में सरसों की पैदावार में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रति हेक्टेयर 1331 किलो सरसों होती थी और यह बढ़कर 1458 किलो पर पहुंच गई है। पूरी दुनिया में भारतीय मसालों की बढ़ती डिमांड के बीच अब किसान भी मसाला उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं। ये खेती सच में मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। आप चाहें तो अपनी जमीन को मसाला बागान में बदल सकते हैं या फिर मसाले को अंतर्राष्ट्रीय खेती करने पर भी अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। हरियाणा से लेकर राजस्थान के किसान बड़े पैमाने पर मसालों की खेती कर रहे हैं और इस काम में राज्य औद्योगिक विभाग भी किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग दे रहा है। राजस्थान सरकार का औद्योगिक विभाग की राज्य में मसालों की खेती और इसके क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेकर कम से कम खर्च करके 4 हेक्टेयर खेत में मसालों का बम्पर उत्पादन लिया जा सकता है। राजस्थान के किसानों को मसालों का क्षेत्र विस्तार या मसालों का उत्पादन करने के लिए
उद्यानिक विभाग की तरफ से आर्थिक अनुदान के साथ साथ तकनीकी सहयोग भी मुहैया करवाया जा रहा है। इस स्कीम के नियम अनुसार जिन किसानों ने अभी तक मसालों की खेती पर अनुदान योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा। हर तरह की फसल की जैविक खेती करने के लिए गोबर मुख्य साधन के रूप में काम करता है, जिससे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसलों के अपशिष्ट से बनी हुई खाद, खेती से पहले ढींचा और सुनई उगाकर हरी खाद बनाना शामिल है। आपको बता दें कि इसी तरह की ऑर्गेनिक खेती राजस्थान के जयपुर जिले के किसान ने की है, जिससे कि उन्हें अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं कि उन्होंने जैविक खेती के बारे में कृषि जागरण से क्या कुछ कहा। क्या बताइए तो अभी के खाद। अच्छा, खाद डालते हैं पहले तो। खाद गोबर। अच्छा, गोबर खाद। वो ट्रैक्टर चलाता है। अच्छा, ट्रैक्टर से उसको मिक्स किया जाता है। हाँ, मिक्स करता है, फिर आपको भेद करता है मशीन, पाँच ड्रिप चीजें है, पाँच खीरा को बेचता है। अच्छा, मतलब पहले गोबर खाद डालने के बाद में इसको कल्टीवेटर के द्वारा तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद में इसको बेड बनाई जाती है, और बेड बनाने के बाद में इस पर ड्रिप बिछाई जाती है। हाँ, ड्रिप। अच्छा अच्छा, और फिर बीज बाद ड्रिप बिछाएगा, वही का मान बेड अलग गीला कर और बीज देगा। मतलब बेड को गीला होने के बाद में पॉलीथीन बिछाते हैं या पहले? आप आज बिछा दिएगा और ये करता तो ये करता है, नहीं बिछाओ तो ये बीज लगता है। अच्छा, मतलब आराम से उसमें बीज जो इसके छिद्र होते हैं वहाँ पर। हाँ। कितनी दूरी पर लगाते हैं सर जैसे इनको? देख लो, एक फुट एक छेद ड्रिप को दूरी छेद को बीज लगता है। अच्छा, एक फीट का लमसम इसका दूरी है। देश भर में ठंडी हवाओं के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर भयानक स्थिति पर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है, और कई राज्यों में तो मौसम का हाल यह है कि पारा लगातार माइनस पर पहुंच गया है। देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ बनती जा रही हैं, और इसी कड़ाके की ठंड में किसानों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी है, और इसी कारण से दिल्ली में न्यूनतम तापमान सुबह के समय 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। गिरते तापमान का सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 तरबूज, नंबर 2 सोयाबीन, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 पटसन। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।